हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे भी होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से आप कर भी रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, आज का जो हमारे पास जो टॉपिक होगा उससे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। कल हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं एक चीज़ ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये हम लोग डे लाइफ में कहाँ पे हम देखते हैं। क्या इसका कोई एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास सेम रहता हो? जी हाँ, मैं बता देता हूँ इसका हमारे पास कहाँ एग्जाम्पल है। कभी आप लोगों ने आपने देखा होगा कि जब भी अपनी बॉडी को कोई झटका लगता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अपने को शॉक लगता है। क्या ऐसा सिनेरियो आपने कहीं पे देखा है कि हम लोगों ने वायर को भी टच कर रखा हो या किसी और ने वायर को भी टच कर रखा हो, किसी और से मतलब है कि ह्यूमन बीइंग भी ना हो, किसी और ने वायर को टच कर रखा हो उसे शॉक ना लग रहा हो? जी हाँ है। आप एक चीज़ आप देखते हैं, जब भी कोई पक्षी वगैरह एक वायर पे आप बैठते हैं, तो जो वायर पे बैठते हैं तो उनको एक झटका नहीं लगता, वे आराम से बैठे रहते हैं। क्यों? एक पर्टिकुलर वायर पे, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। ये कैसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप में? जरा एक चीज़ आपको मैं बता दूं फॉर एग्जांपल के तौर पे, आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, इसे एक स्प्रिंग के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। ये मेरे पास कोई एक स्प्रिंग था, ये नीचे की तरफ एक कोई स्प्रिंग मैंने एक लगाया हुआ है। एक नॉर्मल एक स्थिति में ऐसे आराम से एक स्प्रिंग है, ठीक है। एक स्प्रिंग ये है जो कि दोनों स्प्रिंग में कुछ अंतर नजर आ रहा है, और एक स्प्रिंग ये है, कुछ अंतर नजर आया इन स्प्रिंग्स में सारों में। ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में ये थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेस है, थोड़ा ज्यादा कंप्रेस है, थोड़ा और ज्यादा कंप्रेस है। अब आप जब इस कंप्रेस वाले पार्ट को आप छोड़ेंगे तो क्या करेगा? बाहर भागने की कोशिश करेगा। क्यों? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंक्रीज हो गई है इसकी, ठीक है। तो इस चीज को आप इसे इस तरीके से आप समझें। सपोज करो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, मैं बोल देता हूँ, अगर मैं पूछ रही कौन से स्प्रिंग में टेंशन ज्यादा है, आप बोलेंगे एक तरह से इस तरह इसमें टेंशन ज्यादा है। टेंशन करेंगे जस्ट इक्वल टू फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा और कम है, ठीक है। तो टेंशन वर्ड को अब इससे जरा आप अटैच कीजिए, इस सेम सिनेरियो को आप अटैच कीजिए चार्ज से। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर के अंदर आराम से खाली है बेचारा, आराम से कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या करा, इसके अंदर से चार्ज को लाया, बाहर से इसके अंदर डाला, एक चार्ज आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दूसरे चार्ज को लाके इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, दोनों चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। दोनों अब इतने इतने पोर्शन में बैठे हैं, एक यहाँ पे बैठा है तो एक यहाँ पे बैठा है, मैक्सिमम रिपेल करने की कोशिश करेंगे बिकॉज बोथ आर द सेम पोलैरिटी। मैंने एक तीसरे को डाला कि चल बेटा, अब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। मैंने चार डाले, चार हिस्सों में बट गए, 500, 200, 400, 1000, 1000 डाल दिए, 10,000, 1,00,000 मैंने चार्ज इसके अंदर डाल दिए, 1 करोड़ मैंने इसके अंदर चार्ज डाल दिए। सारे के सारे क्या हो गए? कंप्रेस होकर बैठे, गुस्सा खाए कि बेटा मेरे को बाहर निकाल दो, मैं बताता हूँ तेरे को। चार्जेस को सबको इंजेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ही मैं जाता हूँ इसके पास, मैं जाके इसको मैं टच करता हूँ, झटका लगता है एकदम से, बड़ा तेज से एकदम झटका लगता है। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरफेस पे बैठा था, एयर में तो निकल के नहीं भाग सकता क्योंकि एयर तो उसके लिए अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं अपनी बॉडी को मैं टच करता हूँ, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देखता है, अच्छा बेटा आज आज आज, एकदम से इसके अंदर से निकल के मेरी बॉडी से निकल के तुरंत ग्राउंड में भागता है। क्यों? इसे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, इस वजह से वो निकल के भागता है। ध्यान रखना, 2 वर्ड हम यहाँ पर हम यूज करते हैं अपनी बैटरी के लिए भी। जो बैटरी ज्यादा झटका देती है तो समझो उसके अंदर चार्ज ज्यादा इकट्ठे हो रहे होंगे, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं HTB और एक LTB। STB का मतलब होता है हाई टेंशन बैटरी और एक होता है लो टेंशन बैटरी। ओके, तो यहां से नाम बनते हैं STB और लो टेंशन बैटरी। तो ये चीज है। तो जनरली इक्विपोटेंशियल सरफेस का कल का मैं एक काम ये जो रह गया था, जो मुझे आपको बताना था कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी आपको शॉक नहीं लगता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके तार को हैंग कर लेंगे, आप हवा में लटकेंगे। तो अगर आप जनरली आप देखें, अगर आप एक सिंगल वायर को, आप एक तार को आप पकड़ ले दोनों हाथ से, तो आप नॉर्मल कंडीशन में जमीन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दूसरे वायर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यू विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ शॉक। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक सबसे बड़ी खासियत बात होती है। एनीवे, आज के टॉपिक पे चलते हैं जरा। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सेल। आप बोलेंगे फिर से कंडक्टिंग सेल आ गई, कंडक्टिंग शैलो या कंडक्टिंग स्फीयर है। यू ऑल नो दैट चार्जेस कहां पे लाई करते हैं? उसके सरफेस पे लाई करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल चार्जेस सारे के सारे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारे पास स्मॉल r रेडियस की या कैपिटल R रेडियस की कोई एक शेल है। पोटेंशियल आपको पता करना है, तो सबसे पहले मैं कहाँ पे एक बाहर कहीं एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट P है जो कि यहाँ से एक r डिस्टेंस पे,
मुझे यहाँ पर पोटेंशियल पता करना है इस सेल की हेल्प से। कैसे निकालते हैं जी पोटेंशियल? दूर कहीं से हम लोग एक चार्ज को हम लेके आते हैं इन्फिनिटी से। पोटेंशियल निकालने के लिए हम देखते हैं हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। मेन चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, मेन चीज जो हम चार्ज को हम पकड़ के लेके आ रहे हैं, इस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। तो फोर्स अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, तो ये कितना चार्ज है, कितना फोर्स फील करेगा? क्यू इंटू ई। मुझे इसके अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो उसके पोटेंशियल में स्टोरेज हो जाता है। ओके, तो पोटेंशियल जनरली हमारे पास होगा V इज इक्वल टू W/Q। ये होता है हमारे पास जनरली अगर हम देखें तो। यहाँ से वो ड्राइव होके आता है फॉर्मूला, कितना निकल के आता है हमारे पास? अगर मैं r डिस्टेंस पे मैं बात करूं तो यह आएगा 1/4πε0। चार्ज कितने को हम लेके आ रहे हैं, ये चीज इसके अंदर ध्यान रखना। जो हमारे पास सोर्स चार्ज हमारे पास क्या है, इसको चार्ज को मैं कैपिटल Q मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ। ओके, तो वहां से हमारे पास कितना आता है? Q/R। ये कंडीशन अपने पास आती है। जब पूरा एक्सप्रेशन कराया था, आप पीछे आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, ये एक्सप्रेशन हमने पूरा तरह से ड्राइव किया था। ये सोर्स चार्ज है Q। ओके, नाउ ये कहाँ गए? आउटसाइड किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस पर। ये कब? जब व्हेन R इज ग्रेटर देन R। सेकंड, अगर सरफेस पे आ जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। चलो 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 आप यहाँ तक लेके आ गए, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 1/4πε0 Q/R। ये हो गया। थर्ड केस, व्हेन R इज लेस देन R। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है भाई साहब, जरा सोचना इसे। आप यहां तक वर्क डन करके लाए थे, ये आ गया। अब यहां तक वर्क डन आप करके लेके आए हो, ये एक्सप्रेशन कितना आया है सरफेस तक का एक्सप्रेशन? मैं जरा यहां तक लिख लूं, ये लिख लेता हूं मैं, दैट इज 1/4πε0 Q/R। ये सरफेस पे आ गया। इन्फिनिटी से लेके आ रहा था मैं करता करता, बीच में कहीं रोक के देखा तो ये मिला, सरफेस तक लाते लाते क्या मिल गया? ये मिल गया, ये वर्क डन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ जी, मैं अंदर एंटर करना चाह रहा हूँ शेल के। होलो तो है ही है, क्या करते हैं? एंटर कर लेते हैं अंदर, क्या दिक्कत की बात है? अब मुझे इसे बताओ, अब अंदर कितना और वर्क डन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भी, नहीं करना पड़ेगा? तो आप देखेंगे वर्डन को करने के लिए, वर्डन कर क्या होता है? सिंपल, हमारे पास वर्डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मुझे किसके अगेंस्ट वर्डन करना होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अगर Q चार्ज स्मॉल Q ले रहा हूं तो वो कितना होता है? Q इंटू S। तो जरा मुझे एक चीज बताओ, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था। कंडक्टिंग सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी? 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो वर्डन कितना होगा? 0। इसका मतलब अंदर एंटर करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्डन नहीं करना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा वर्डन नहीं करना पड़ेगा तो हमारे पास अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज रहे होगा, या ये जो आया था यही चलेगा? मेन मुद्दा ध्यान रखना, जनरली इसी चीज को मिस कर देते हैं बच्चे। अंदर वाला पोटेंशियल अगर मैं बात करूं, अंदर के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्डन नहीं करना पड़ा। एक्स्ट्रा वर्डन नहीं करना पड़ा तो आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं मिला। जैसे कि एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को और कंप्रेस किया, आपको वर्डन करना पड़ा, और कंप्रेस किया और वर्डन करना पड़ा। तो सेम काम यहाँ पे, जब तक आप इसके पास आते रहोगे आपको वर्डन करना पड़ता रहेगा। जितना वर्डन आप करते रहेंगे उस चार्ज को लाने में, वही तो पोटेंशियल है। क्या अब आपने यहाँ पे कोई वर्डन किया? नहीं। जब एक्स्ट्रा वर्डन नहीं किया तो क्या इससे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ तक लाने में आपको 40 वोल्ट मिल गया। क्या अंदर जाके और वर्डन आपने किया? नहीं किया। जब बेटा काम नहीं किया तो पैसे कहाँ से मिल जाएंगे आपको? और जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको कितने पैसे से काम चलाना पड़ेगा अंदर? जी हाँ, सेम ये, यानी कि अंदर की तरफ भी पोटेंशियल क्या रहेगा? 1/4πε0 Q/R। आपको सब थोड़ा अजीब सा हो गया है ना, कि इसे वो दूसरे तरीके से आप समझो। ये तो एक सिंपल ये तो मेथड हो गया। चलो इसे इस तरीके से भी हम समझते हैं कि इसकी जो कहानी है, हम एक चीज हम देखते हैं कि अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या रहेगा? ये, और ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होने, क्योंकि R हमारे पास क्या है? थ्रू आउट द रीजन सेम है, ठीक है, कांस्टेंट रहने वाला है। जितना सरफेस पे था उतना रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसका और प्रूफ क्या है? इसका एक और प्रूफ आपको मैं देता हूँ। क्या है जी वो मैथमेटिकल प्रूफ? वी नो दैट वेरी वेल, A इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। तो इनसाइड E कितना होता है? 0। सो dV/dr कितना होगा? 0। किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? मुझे एक चीज आप बताइए, किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट टर्म का। तो यानी कि V क्या रहा होगा? कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, तभी उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 0। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? दिस वन,
तो ये कितना होगा 1/4 Q/r। इसका मतलब अंदर की तरफ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहने वाला है, दिस वन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पता है, ये चीज आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकली भी, एग्जामिनर में पूछता है कि अच्छा बेटा एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जहां कहीं, या ऐसी कोई हमें सिचुएशन बताओ कि ऐसा कोई पॉसिबल है कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना जीरो हो रहा हो। सोचो जरा, ऐसा कभी पॉसिबल है कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो रहा हो? बिल्कुल पॉसिबल है। आपने डाइपोल पढ़ा है, डाइपोल की आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ी है, तो एट दैट पोजीशन पोटेंशियल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल ना जीरो हो रहा हो? हाँ जी है, पढ़ लीजिए हमने, ये रही। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, तो ये कंडीशन अपने माइंड में आप अच्छे से ध्यान रखना कि इनसाइड द कंडक्टिंग सेल, इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट द कंडक्टिंग स्फीयर आल्सो, बिकॉज इन कंडक्टिंग स्फीयर द चार्जेस आल्सो लाई इन द सरफेस, सो एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो, सो दैट मींस पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। अब आपसे अगर ग्राफ पूछा जाए, ई और आर का ग्राफ कैसा आता था, ई और आर का ग्राफ, ये अगर आर रेडियस मेरे पास है, ये मैंने एक स्फीयर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, एक आर रेडियस का मेरे पास एक स्फीयर है, टमाटर सा लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आर पे मैक्सिमम और इसके बाद ऐसा डिक्रीज हो जाता था वो, ये आर रेडियस मैंने बनाने के लिए दिखाई दी, ठीक है ना, 1/r², ये ई के लिए होता था। तो पोटेंशियल के लिए क्या सिचुएशन आएगी, बाहर तो सेम रहेगा जी, बस थोड़ा सा वो डिक्रीज वाले स्लोप में इस बार ज्यादा रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे पास इनवर्सली 1/r के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। ये सरफेस पे मैक्सिमम, उसके अंदर भी क्या उसी वैल्यू को फॉलो करेगा। यानी कि अगर इस सिचुएशन को मुझे दिखाना पड़े, इस सिचुएशन को मुझे दिखाना पड़े पोटेंशियल के लिए, तो अंदर की तरफ कांस्टेंट और बाहर की तरफ डिक्रीज, तो ये तो हो गया v की वैल्यू को कांस्टेंट शो करेगा और यहाँ पे v इनवर्सली 1/r, ये इसका ग्राफ हमारे पास हो गया। ओके, अब एक बड़ा ही प्यारे से इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्टर के अंदर जीरो होता है तो इसकी एक डेली लाइफ में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट प्रोसेस इन विच इन दैम, अगर मैं बात करूं इन दैम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम आपने सुना होगा, शील्डिंग। ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज से एक तरह से शील्ड होना। कैसे शील्ड होना, जरा इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं। जब बारिश वारिश का टाइम होता है तो एक बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल बोला जाता है कि अगर कहीं पे बरसात हो रही है और आपके पास गाड़ी है तो आप किसी पेड़ वेड़ के पास या रोड पे मत खड़े हुए, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। क्यों, गाड़ी के चारों तरफ हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। अगर उस पर आसमान से बिजली गिरती भी है तो हमें क्या पता है कि सारे के सारे कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। अंदर की तरफ अगर आपका कोई पार्ट ग्राउंड से आपका अपनी बॉडी टच नहीं करी, आपने अपनी बॉडी को ग्राउंड से, जमीन से जो आपकी अर्थ है वहां से टच नहीं किया है, तो आप सेफ हो, वहां पर आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ भी आप उसे यूट्यूब पे जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। एक वीडियो है जिसमें एक एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जानबूझ के अपने बिजली डाली हुई है अपनी गाड़ी के ऊपर, ठीक है, उस चीज को आप डाल के आप सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रोसेस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इसका एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं। ओके, इसके बाद एरोप्लेन वगैरह में भी होता है ऐसा कुछ कि जहाँ पे एरोप्लेन में ऊपर की तरफ बिजली ना गिरे तो उसके लिए भी उसकी डिजाइनिंग इस तरह से हमारे पास की जाती है, जो उसके पहिए होते हैं ना, पहिए हमारे पास होता है, उसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है ताकि जब वो जमीन पे टच करे हमारे पास, तो टच करने के दौरान जब वो हमारे पास लैंड करता है, जब वो टच करता है तो सारा का सारा चार्ज हमारे पास अगर उसमें रहता भी है, ठीक है, अगर उसके अंदर रहता भी है तो हमारे पास वो ग्राउंड में चला जाएगा, नहीं तो आपको शॉक लग जाएगा इसके अंदर, शॉक से प्रोटेक्टिव आपको करता है। ओके, तो ये कंडीशन हमारे पास एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की होती है। तो ये प्रोसेस था। अब जरा सोचिए अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी जी, जरा एक बार देखें हम एक बार नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या सिनेरियो अपने पास होगा। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, चलिए हाथ से ही कर लेते हैं, हालांकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको मैं बता दूं, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या कंडीशन अपने पास बनेगी। यदि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अपने पास है, ये है, स्फेरिकल सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्फीयर, तो इसमें तो अंदर भी चार्जेस सब रहते हैं,
तो अगर इसकी रेडियस आर हमारे पास है कैपिटल आर, बाहर कहीं स्मॉल आर पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम वही 1/4πε0 q बाय आर, सरफेस पर 1/4πε0 q बाय आर। लेकिन अंदर क्या, अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो क्या आप अंदर अगर हम देखें, यहां से हम इसे चार्ज को लेते आ रहे हैं, चार्ज को लेते आ रहे हैं, हम लोग अंदर की तरफ ला रहे हैं, क्या मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ये V1 है, ये V2 है, और अंदर अगर मैं जाऊं कोई पॉइंट मैं यहाँ पे लूं V3, और अंदर जाके अगर मैं कहीं यहाँ पे लूं पॉइंट V4, तो आप देखेंगे हमारे पास V4 का पोटेंशियल ज्यादा है V3 से, और V3 का ज्यादा है V2 से, और V2 का ज्यादा है V1 से। लगातार अंदर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपेल करने के लिए वो चार्जेस आपके पास है, और जब चार्जेस आपको रिपेल करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और जब अगेंस्ट वर्क डन आपका होगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल इंक्रीज योर पोटेंशियल। तो इसके लिए ग्राफिकल अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो लगातार इंक्रीजिंग कंडीशन में हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि एक पोटेंशियल यहाँ में अगर मैं यहाँ से लेके जाऊं दूर तक तो लगातार डिक्रीज होता हुआ हमारे पास ये पहुंचेगा ऐसे, लाइक दैट। ओके, ये V और ये हमारे पास R, कुछ इस तरह की, और इन्फिनिटी पे जाके ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारे पास काम था, जिसमें हम लोगों ने देखा स्पेरिकल सेल की वजह से क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती है, और नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग की वजह से हम किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। तो कल मिलते हैं एक बड़े ही मैथमेटिकल काम के साथ, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व कराएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, और जो कि हम एक फर्स्ट चैप्टर में कुछ एक टॉपिक पढ़ के आते हैं ना कंडक्टिंग स्फीयर का, उससे कनेक्ट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच।